बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स, उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब ये स्विच स्टेटमेंट होती क्या है? स्विच स्टेटमेंट इज़ आल्सो यूज्ड इन सी टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स। यानी ऐसे समझ लें कि जैसे हमने इफ़ एल्स इफ़ को पढ़ा जिसमें मल्टीपल कंडीशंस थी, हर कंडीशन की बेस पे कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन ये भी उसी तरीके से काम करती है। लाइक इफ़ स्टेटमेंट, it is also a conditional statement that compare the value of an expression against a list of cases। अब इसमें बस छोटा सा डिफरेंस है। इफ़ एल्स या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कंडीशंस होती थी और आपको पता होना चाहिए कि जो एक कंडीशन होती है वो या हमें ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। तो हमने देखा था कि इफ़ एल्स के केस में कि अगर तो ट्रू रिटर्न होता था तो उस के कोड ब्लॉक में लिखी हुई इफ़ के कोड ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, और अगर वो फॉल्स रिटर्न करती थी तो इफ़ के केस में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंपेयर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। पहले समझ लें एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन हमें ट्रू और फॉल्स, ज़रूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारी एक एक्सप्रेशन है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को हमें रिटर्न कर सकती है और हर वैल्यू के अगेंस्ट हमने केस बनाया होता है। अब वो केस क्या है वो आगे जाके देखते हैं। तो बहरहाल समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हर एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट, हर एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू के अगेंस्ट हमने कुछ लिस्ट ऑफ केसेस बनाए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा होता है। द केस लेबल कैन बी एन इंटीग्रल और अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब याद रहे कि हमारा जो ये स्विच स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स या फिर कैरेक्टर्स के साथ काम करती है। अभी आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ काम इस वजह से नहीं करती कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को के हम केसेस को हैंडल नहीं कर पाते। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और अ कैरेक्टर। अगर एक मिसाल आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेरिएबल में इंटीग्रल और कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होने चाहिए, और यानी केस के लेबल्स यानी केस की वैल्यूज़ भी इंटीग्रल या कैरेक्टर होनी चाहिए, और इसी तरह एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ भी कैरेक्टर्स या इंटीजर्स होने चाहिए। आप आसान अल्फाज में इसको अगर याद रखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहते हैं, तो ये याद रखें कि स्विच के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का कोई काम नहीं है। इट मस्ट नॉट बी डबल और फ्लोट वैल्यू। ठीक है। तो डबल और फ्लोट ये दोनों जो हैं वो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स है ना, इसी वजह से इनको हम स्विच के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन अ स्विच स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ फ्लोट और डबल, द कंपाइलर विल जनरेट द फॉलोइंग एरर। अगर एक मिसाल आप फ्लोट या डबल की वैल्यू को ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर ही लेते हैं तो कंपाइलर कहेगा स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप, यानी आपने जो स्विच की सिलेक्शन इस्तेमाल की है वो इंटीग्रल टाइप होनी चाहिए। अब ज़रा यहाँ से हमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो स्विच स्टेटमेंट को लिखने के लिए, ये इसका सिंटैक्स है, स्विच स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्विच का कीवर्ड यूज़ करना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे इन डबल ब्रैकेट्स के अंदर, हम इनको सर्कल ब्रैकेट्स भी कहते हैं या पैरेंथेसिस भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग में नॉर्मली पैरेंथेसिस का वर्ड यूज़ होता है। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है जिसकी वैल्यू एवेल्युएट हो। अब पीछे जो हम बात कर रहे थे कि ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें और फिर उससे आगे चलें तो हमारे पास इस वेरिएबल की, ये जो वेरिएबल लिखा है, इस वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट केस बनते हैं।
अब यहाँ पे आप देखें कि इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू 1 हो सकती है, कोई वैल्यू 2 हो सकती है, कोई वैल्यू n हो सकती है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं लेट्स से इस वेरिएबल के अंदर 1 है तो हम केस 1 लिख लेंगे, अगर वैल्यू 2 है तो केस 2 लिख लेंगे। या अगर एक मिसाल है कि ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल था, इस वेरिएबल में लेट्स से a वैल्यू पड़ी हुई है तो वो केस a बन जाएगा, केस b बन जाएगा, केस g बन जाएगा। तो हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम इसके अंदर डिफरेंट केसेस बनाते हैं। अब इसमें याद रहे कि देखें ये केस एक कीवर्ड है, उसके आगे जो VAL-1 लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली वो वैल्यू आएगी जो इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और जिसको हमने यहाँ पे डील करना है या हैंडल करना है। ठीक है, अब देखें इससे आगे चलें तो हर एक केस के एंड पे, यानी ये वाला केस है तो इसके एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला केस एंड हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, ये वाला केस एंड हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। तो याद रहे कि हर एक केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि ये इस कोड ब्लॉक से, ये जो यानी ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है जिसको हम कोड ब्लॉक कहते हैं, एक्चुअली ये इस कोड ब्लॉक से हमारे कंट्रोल को बाहर निकाल देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से इसके अंदर कोई वैल्यू 2 थी और हमने केस 2 यहाँ पे हैंडल किया हुआ था, तो क्या होगा कि कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट ही केस 2 पे आएगा, केस 2 के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। उसके एग्जीक्यूट करने के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट इसको फर्दर किसी केस में जाने से रोक देगी और कहेगी कि भी अब आपको इस कोड ब्लॉक से बाहर चले जाना है। अच्छा, अब ये तमाम तो हो गए वैल्यूज़ वाले केस। एंड पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस है। याद रहे कि ये जो डिफ़ॉल्ट केस है, इस डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमारे पास अगर तो हमने कोई वैल्यू डील नहीं की या कोई वैल्यू हैंडल नहीं की, या ऐसे समझ लें कि वो तमाम वैल्यूज़ जो कि इन केसेस में हैंडल हो चुकी हैं उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर वो एंटर होंगी या वो यहाँ पे आएंगी या वो वेरिएबल की वैल्यू बनेंगी तो हमारे जो ना डिफ़ॉल्ट केस वो एग्जीक्यूट हुआ करेगा। तो यानी इस डिफ़ॉल्ट केस में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब यही बात आपको एक्चुअली एग्जांपल से समझ आएगी। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम यूज़र से एक वेरिएबल लेते हैं, यानी एक वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं, यानी एक करैक्टर इनपुट करवाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो वोवल है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले इंक्लूड str.h हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा लिया, void main void ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ch। ठीक है, तो इसका मतलब ch एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया कि एंटर एन अल्फ़ाबेट, यानी अब यूज़र को ना कोई अल्फ़ाबेट एंटर करे। अब यूज़र अगर कोई अल्फ़ाबेट एंटर करता है तो ch यानी हमारा ये जो अब यहाँ पे हम गेट चे का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अपने यूज़र ने जो भी इनपुट किया है, जो भी करैक्टर को इनपुट किया है उसको गेट करके हमारे इस ch वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए। तो चूँकि यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर एड्रेस वगैरह नहीं देते, वो स्कैनफ में देते थे, तो गेट ch को की मदद से आने वाली वैल्यू को ch में स्टोर करवाने का तरीका ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होने के बाद अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने कौन सा अल्फ़ाबेट एंटर किया है, कौन सा अल्फ़ाबेट एंटर नहीं किया, अपर केस किया है, लोअर केस किया है, क्या एंटर किया है। तो हम क्या करते हैं, हमने बस स्विच लगा देना है। स्विच लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि इस ch में अगर तो उसने केस ए का मतलब है कि अगर तो उसने इस ch की वैल्यू में a इनपुट किया है स्मॉल वाला, या फिर एंटर किया है कैपिटल A। ठीक है, अब देखें ऐसा भी हो सकता है कि हम दो केसेस के अगेंस्ट सेम काम परफॉर्म कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें एक केस ये है, एक केस ये है, इन दोनों के अगेंस्ट हम ये एक ही स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हो सकते हैं। तो अब कहता है कि अगर उसने कोई स्मॉल a एंटर किया है या कैपिटल A एंटर किया है
तो हम प्रिंट ऑफ करवाएंगे कि ये वोवल है, ठीक है, और यहाँ से ये आउट हो जाएगा। अगर एक मिसाल है उसने ई एंटर किया है, अगर वो ई स्मॉल है या वो ई कैपिटल है, तो भी उसको हम प्रिंट करवाते हैं इट इज़ आ वोवल, ठीक है, और फिर हमारे ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से ये हमारा कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। इससे आगे चलें, अगर उसने आई एंटर किया है स्मॉल या कैपिटल तो भी ये प्रिंट होगा। अगर ओ एंटर किया है स्मॉल या कैपिटल और यू एंटर किया है स्मॉल या कैपिटल। अगर एक मिसाल है उसने जी एंटर किया है या लेट्स से कि उसने एफ एंटर किया है, ठीक है, तो एफ चूँकि वोवल नहीं है तो उसका केस हमने यहाँ पे कहीं पे भी डील नहीं किया हुआ, तो होगा क्या कि एफ के केस में वो सीधा डायरेक्ट हमारे डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा। वहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं इट इज़ नॉट अ वोवल, ठीक है। अगर उसने लेट से जी इनपुट किया होता तो फिर जी भी इस किसी केस में नहीं आना था, वो भी यहाँ पे आ जाना था। अगर उसने लेट से एल एंटर किया होता तो वो भी इनमें से किसी केस में नहीं आना था, वो भी डिफ़ॉल्ट में चला जाना था, तो वो आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जो प्रोग्राम हमने वहाँ पे देखा है उसको एक दफ़ा यहाँ पे बनाकर चेक करते हैं। इंक्लूड stdio.h, मैंने ये टर्बो C++ ही ओपन किया हुआ है। void main void, उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाना था ch, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो printf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। printf के फंक्शन में हम लिखते हैं जी एंटर एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद हम वो यूज़र जो भी एंटर करेगा अल्फ़ाबेट उसको हम गेट ch की मदद से कैप्चर करेंगे, ठीक है। कैप्चर होने के बाद वो स्टोर होगा हमारे ch नाम के वेरिएबल में। तो ये दरमियान में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। तो गेट ch का फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को गेट करेगा और हमारे करैक्टर के अंदर ch के अंदर स्टोर करवा देगा, जो कि एक वेरिएबल है करैक्टर टाइप का, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने लगे हैं। स्विच स्टेटमेंट में ch हमारा वेरिएबल है, ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने इस करैक्टर यानी इस ch, ये जो ch है इसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट डिफरेंट केसेस को डील करना। तो हम कहते हैं जी केस A। अब याद है कि चूँकि जब हम कंप्यूटर के अंदर यानी प्रोग्राम के अंदर कोई करैक्टर लिख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उनके दोनों तरफ जो है अपॉस्ट्रोफी लगने इंतहाई ज़रूरी हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, उसके बाद हर केस के बाद हमारे पास कॉलन का साइन आना है। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगेगा, हर केस के बाद कॉलन का साइन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवाते हैं जी। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं इट इज़ आ वोवल, ठीक है जी। इट इज़ अ वोवल, साथ में कह देता हूँ कि ये हमारा केस ए है, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन से केस में गया है, ठीक है, हमारा कंट्रोल कौन से केस में गया है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा शिफ्ट डिलीट की है कॉपी करने के लिए, सॉरी कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट की है और पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी शिफ्ट और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इंसर्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरह मैं फिर इसको दोबारा एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने 5 केसेस बनाने हैं तो मैं बेसिकली उसको 5 टाइम्स कॉपी कर रहा हूँ, ताकि हर मरतबा मुझे सारी की सारी बात दोबारा ना लिखनी पड़े,
बस उसमें से थोड़ी सी चीज़ें एडिट हो जाया करें। ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5। इसको विंडो को थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियरली नज़र आती रहें। अच्छा, केस ए के बाद केस ई है, केस आई है, केस ओ है और केस यू है। ठीक है जी, ये सारी केस डील हो गए और सबसे एंड पे हमारे पास आएगा डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है जी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में हम लिखते हैं printf it is not over। ये बात ज़हन में रखें कि डिफ़ॉल्ट केस में हमेशा वो वैल्यू आएगी जो मतलब जिसका केस हमने डील नहीं किया होगा। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं कंट्रोल सबसे पहले इसको कंपाइल करके भी एरर्स को चेक किया जा सकता है। तो मैं Alt F9 करता हूँ तो हमारे पास एरर चेक होते हैं। तो कहते हैं जिसमें 6 एरर्स हैं। अब ये 6 के 6 एरर्स क्या कह रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट printf की जो स्टेटमेंट यूज़ की है वहाँ पे टर्मिनेटर एंड पे नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटर को ऐड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद दोबारा मैं Alt F9 करता हूँ तो कहता है अभी भी एक एरर है। एरर क्या कहता है जी कि get ch have शुड हैव अ प्रोटोटाइप। यानी अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो get ch का फंक्शन आपने यूज़ किया हुआ है, ये get ch के फंक्शन को कहीं ना कहीं डिफ़ाइन होना चाहिए। तो मैंने आपको, मुझे याद है कि जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हमने get ch का फंक्शन पढ़ा था, कि ये हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी में डिफ़ाइन होता है जी, इंक्लूड कॉन io.h में। ठीक है जी, तो अब वो इंशाल्लाह ये वाला एरर भी हमारे पास नहीं आएगा। देखें अब एरर्स कोई नहीं आ रहे। मैं कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करता हूँ तो देखें हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जो है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। अब मैं लेट्स से कि मैं A प्रेस करता हूँ। अब आपको पता है कि आउटपुट आई और एग्जीक्यूट होने के बाद चली गई, हमें नज़र नहीं आई। तो उसको देखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये Alt W करेंगे तो हमारे पास ये देखें यूज़र स्क्रीन के लिए हमारे पास ऑप्शन है Alt F5। तो मैं यहाँ से Alt F5 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। लिखा हुआ है लेकिन सब कुछ मिक्स हो गया। तो फॉर्मेट को अच्छा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एंटर एन अल्फ़ाबेट के बाद एक \n लगाता हूँ या \t लगाते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस के साथ हमें जो भी करैक्टर एंटर हो वो डिस्प्ले हो। और जब वो करैक्टर एंटर हो जाए तो फिर मैं एक printf का फंक्शन लगा के यहाँ पे \n लिख देता हूँ डबल कोट्स में, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो जब यूज़र एंटर कर लेगा तो उसके बाद जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा वो एक न्यू लाइन में जाके डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल F9। अच्छा, और जो स्क्रीन आके अचानक से वापस चली गई उसका जुगाड़ हमारे पास है कि सबसे एंड पे, जो सबसे आखिर पे मेन जो फंक्शन है उसकी कर्ली ब्रेस यहाँ बंद हो रही है, उससे पहले get ch का फंक्शन लगा रहे हैं। तो मैं कंट्रोल F9 फिर करता हूँ तो देखें। अच्छा, अब एक और है कि भी ये बहुत ज़्यादा गंद पहले का ही आया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरू में जो है वो एक फंक्शन यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था CLR SCR का फंक्शन। ठीक है जी, अच्छा मेरे ख्याल से सब सेट हो गया। अच्छा, अब देखें वो कह रहे हैं एंटर एन अल्फ़ाबेट, और आप देखेंगे कर्सर हमारा एक टैब यानी 5 स्पेसेस के बाद डिस्प्ले हो रहा है। तो लेट्स से मैं A प्रेस करता हूँ तो वो कहता है इट इज़ अ वोवल, और वो केस A में क्या है। ठीक है, दोबारा मैं कंट्रोल F9 प्रेस करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी I, तो देखें हमारे पास। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे केस चेंज नहीं किए थे, A E, तो यहाँ पे भी हमारे पास E आएगा, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे O आएगा और यहाँ पर
यू आएगा, ठीक है। तो दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखें मैंने लेट्स से आई किया तो वो बता रहा है कि इट इज़ अ वोवल और केस आई में हम आए हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूँ जी जे, तो जे चूँकि वोवल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस में गया और डिफ़ॉल्ट केस में क्या लिखा हुआ था, इट इज़ नॉट अ वोवल। अच्छा अब एक मिसाल है कि मैं ए एंटर किया है लेकिन वो कह रहा है इट इज़ नॉट अ वोवल। अब क्या इशू है, अभी मैंने आपको यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाया, मैं दोबारा करता हूँ। ये ए एंटर किया तो वो कह रहा है इट इज़ अ वोवल और केस ए में गया है। मैं दोबारा ए एंटर करता हूँ तो वो कहता है इट इज़ नॉट अ वोवल। तो आप देखें डिफरेंस ये है कि पहले मैं स्मॉल ए एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो वोवल है, वो उसका केस हमने डील किया हुआ है। लेकिन अब ये मैंने एंटर किया कैपिटल ए और हमने पढ़ा था कि सी चूँकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है वो अलग अलग कंसीडर होते हैं। तो इसीलिए हम कैपिटल ए का केस भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ ही लिख लेते हैं कैपिटल ए, अगर उसमें है तो भी यही एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह केस ई, इनफैक्ट कैपिटल ई, ठीक है, और आगे कॉलन का साइन। इसी तरह केस आई, कैपिटल आई यानी, और इसी तरह केस कैपिटल ओ का केस है, कॉलन आना है, सेमी कॉलन लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। केस कैपिटल यू फिर सेमी कॉलन। अब देखें अब हमारा प्रोग्राम, मैं कैपिटल ए कहता हूँ तो वो कह रहा है कि केस ए में गया है। दोबारा एंट्री करते हैं, लेट्स से मैं एच कहता हूँ तो वो कहता है इट इज़ नॉट अ वोवल। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम देखा जो कि हमारे वोवल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम सेव भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट एफ करके हमारे पास यहाँ से सेव के की पे भी जाया जा सकता है, या डायरेक्ट F2 का बटन दबाएं। और यहाँ पे अब हमने प्रोग्राम का नाम लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट नो नेम 00 होता है, तो नाम लिख लें लेट्स से वोवल्स, और हमारी एक्सटेंशन होती है .c, और ये करने के बाद ओके का बटन, हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।